खबर असरदार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। न्यूज 18 के पास पूरी लिस्ट है। न्यूज 18 पर देखिए किसे कौन सा विभाग मिला है, यह हम आपको बता रहे हैं और एक एक करके आप देखते जाइए। भूपेंद्र सिंह को नगरीय प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नगरीय प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे यशोधरा राजे सिंधिया। खेल मंत्री, पहले भी वो संभाल चुकी हैं इस विभाग को और एक बार फिर से उन्हें यही जिम्मेदारी दी गई है। विश्वास सारंग को तकनीकी शिक्षा मंत्री बनाया गया है। ये एक बड़ी खबर, विश्वास सारंग को तकनीकी शिक्षा मंत्री बनाया गया है। ये अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। मोहन यादव को उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया है। मेडिकल एजुकेशन भी विश्वास सारंग को मिला है, यह भी जानकारी है। और मोहन यादव को उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया है। गोपाल भार्गव को पीडब्ल्यूडी जैसा एक महत्वपूर्ण विभाग सौंपा गया है। गोपाल भार्गव बड़े नेता और उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। यशोधरा राजे सिंधिया को खेल मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। एदल सिंह कंसाना को पीएचई विभाग, तुलसी सिलावट को जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिसाहू लाल सिंह को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। भूपेंद्र सिंह को नगरीय प्रशासन मंत्री बनाया गया। इमरती देवी को महिला एवं बाल विकास, कांग्रेस के शासनकाल में भी उनके पास यही प्रभार था और यही जिम्मेदारी वो संभाल रही थी। तो इमरती देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और अब उनको ये विभाग की जिम्मेदारी जब मिली है तो दोबारा कह सकते हैं कि वो अपना ही पुराना विभाग जो कांग्रेस के शासनकाल में उनके पास था, इसे वो संभालने वाली हैं। सिंधिया की समर्थक मानी जाती हैं। एदल सिंह कंसाना पीएचई मंत्री बनाया गया। अरविंद भदौरिया को सहकारिता मंत्री बनाया गया। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को उद्योग मंत्री बनाया गया। महेंद्र सिंह सिसोदिया, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी महेंद्र सिंह सिसोदिया को दी गई है। महेंद्र सिंह सिसोदिया सिंधिया के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनके समर्थक, और उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी उन्हें मिली है। कोरोना काल के बीच महेंद्र सिंह सिसोदिया को स्वास्थ्य विभाग, ओम प्रकाश सकलेजा को एमएसएमई का मंत्री बनाया गया। जगदीश देवड़ा वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। गोविंद सिंह राजपूत परिवहन मंत्री, परिवहन विभाग गोविंद सिंह राजपूत संभालेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें, अभी तक जो लिस्ट सामने आई है उसके मुताबिक यशोधरा राजे खेल, एदल सिंह कंसाना पीएचई, गोविंद राजपूत परिवहन, भूपेंद्र सिंह नगरीय प्रशासन, ओम प्रकाश सकलेचा एमएसएमई, राज्यवर्धन दत्तीगांव उद्योग मंत्री, गोपाल भार्गव पीडब्ल्यूडी विभाग, महेंद्र सिसोदिया स्वास्थ्य विभाग, बिसाहू लाल सिंह खाद्य नागरिक आपूर्ति, अरविंद भदौरिया सहकारिता विभाग, मोहन यादव उच्च शिक्षा, विश्वास सारंग तकनीकी शिक्षा के साथ मेडिकल एजुकेशन भी, जगदीश देवड़ा वित्त विभाग, नरोत्तम मिश्रा संसदीय कार्य और गृह मंत्री पहले से वो बने हुए हैं, लेकिन उनके पास जो साथ ही में वो स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे, तो स्वास्थ्य महेंद्र सिसोदिया के पास चला गया है स्वास्थ्य विभाग। अभी और भी जानकारी अभी सामने आनी है। तुलसी सिलावट जल संसाधन मंत्री पहले से बने हुए हैं, 5 मंत्री बनाए गए थे, उसमें तुलसी सिलावट भी थे। तो ये सूची और कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। इधर कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न लोधी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उनसे बात की हमारे संवाददाता ने। कोई वजह नहीं, विकास मुख्य वजह है। क्षेत्र का विकास, बुंदेलखंड का विकास कैसे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड विकास से अधूरा है, उसकी विकास के लिए भाजपा ही वैसी पार्टी थी। माननीय शिवराज जी, माननीय उमा जी के नेतृत्व में पूरे बुंदेलखंड का विकास हो, वो मेरी धारणा है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार आई तब आपकी बात नहीं सुनी गई क्या? मैं जब भी बजट सेशन होता, उसके पहले जब भी होता, वो हमारा जो विधानसभा क्षेत्र बड़ा पिछड़ा क्षेत्र, अभी वहाँ करीब 20,000 लोगों का पलायन हुआ था, अभी जो लोग वापस आए हैं। आप वहाँ की स्थिति देखेंगे तो बुंदेलखंड की बड़ी भयावह स्थिति है। किसी प्रकार के संसाधन, पानी के संसाधन, आज वहाँ का 5 एकड़ किसान जो है वो मजदूर है। यदि ये सिंचाई परियोजना हो जाएगी तो किसान राजा हो जाएगा, मजदूर की जगह वो किसान बन जाएगा, राजा हो जाएगा।
1700 हेक्टेयर भूमि से जाएगी इस परियोजना से। तो आपको ये परियोजना मंजूर कराने के अपनी विधायकी से इस्तीफा देना पड़ा, मतलब इतनी बड़ी कुर्बानी आपने दे दी। विकास के लिए सब कुछ कुर्बान, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। कहा जा रहा है कि आपको मंत्री बनाने का भरोसा दिया गया है, इस वजह से आप कोई मंत्री वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, क्या होता है क्या नहीं होता है, परंतु क्षेत्र के विकास के लिए, बुंदेलखंड के विकास के लिए माननीय उमा जी ने जो उनकी परियोजना छूट गई थी उनको पूरा करने के लिए ये सब। इधर बीजेपी में शामिल होते ही छतरपुर में उन्होंने उनके खिलाफ प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया गया, लोधी के खिलाफ, और नारेबाजी की गई। इसके साथ ही सियासी बयानबाजी भी इस पर शुरू हो गई। प्रद्युम्न सिंह लोधी भी लोभी हो सकते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिस समय कमलनाथ जी इस्तीफा दे रहे थे और विधायक दल की बैठक हुई थी, तो यही विधायक प्रद्युम्न लोधी फूट फूट के रोए थे और इन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया कि मेरे सिर पे हाथ रखो कमलनाथ जी, और आप ये बोलो कि आप अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष सब आप ही बने रहोगे। तो कमलनाथ जी ने इसको सांत्वना दी। मैं समझता हूँ कि और बहुत ही अधिक प्यार कमलनाथ जी इन विधायक को करते थे। उसके बाद उनका इस तरह से धोखा देना, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो खरीद फरोख्त का जो मैं समझता हूँ कि ऐसा लग रहा है कि ये अन्नाप शन्नाप पैसे सौदा करके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इनका, और प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं। जी के आने से पूरे मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा ही, परंतु विशेष रूप से चूंकि वो बुंदेलखंड के हैं और बुंदेलखंड के एक बड़े नेता हमेशा वो रहे हैं, और इसलिए बुंदेलखंड में विशेष रूप से लाभ भारतीय जनता पार्टी को प्रद्युम्न जी के आने से होगा। और उपचुनाव की तारीखें भले ही नहीं आई, लेकिन उसके पहले बीएसपी को साधने में कांग्रेस लग गई है, और बीएसपी को साधने के लिए बाकायदा एक कांग्रेस की टीम भी तैयार कर दी गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस टीम का गठन किया है। बीएसपी के मजबूत उम्मीदवारों से संपर्क की कोशिश टीम करेगी। आपको बताएं कि बीएसपी ने जब 24 सीटों पर ही उपचुनाव की बात कही जा रही थी, क्योंकि अब तो 25 हो गई हैं, तो बीएसपी ने 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया था। अब ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि बीएसपी का वोट बैंक भी अगर साथ में हो जाता है तो एक बड़ी जीत की तरफ कांग्रेस बढ़ सकती है। ऐसे में कमलनाथ ने मायावती से चर्चा भी इसको लेकर की है। ये सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं आपको। देखिए, कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है, और माननीय यशस्वी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने लगातार ज़मीनी संपर्क करके सभी वर्गों के लोगों से बात करके सभी को साथ में जोड़ने का काम किया है, और इसलिए अब वो फैक्टर काम नहीं करेगा जो आप बोल रहे बीएसपी का। अब तो सारी बीएसपी के लोग कमलनाथ जी के नेतृत्व में शामिल हो चुके हैं और काम कर रहे हैं, चाहे वो बरैया जी हो, चाहे अनेक नेता हो। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सब लोग कांग्रेस के लिए खड़े हैं। दिल्ली में कोई जमावट भी हुई है क्या मायावती जी अखिलेश के साथ? सारे बड़े नेता जानते हैं, चाहे मायावती जी हो चाहे अखिलेश जी हो, कि भारतीय जनता पार्टी बहुत संकीर्ण विचारधारा की पार्टी है, और इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर भी सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। वैसे भी हमारे ग्वालियर चंबल में सपा का तो कुछ है नहीं, बसपा का था, लेकिन बसपा के लोगों ने इस बार ये मन बना रखा है कि हमें बसपा को मतदान नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस को मतदान करना है, और मुझे लगता है इसके रिजल्ट भी देखने को मिले। बीएसपी से कोई मजबूत उम्मीदवार, क्योंकि वो तो कह रहे हैं मुझे लगता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को हायर करके लड़ाएगी, लेकिन हमारा ग्वालियर चंबल का जो बहुजन समाज का जो मतदाता है
वो पूरी तरह समझ चुका है भारतीय जनता पार्टी की चाल को, और इस बार वो खुल के कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगा। और इधर उपचुनाव से पहले जोगी कांग्रेस को झटका लगा है। छत्तीसगढ़ में रेणु जोगी के विधायक प्रतिनिधि कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ओम प्रकाश अग्रवाल, जो कि 10 सालों से रेणु जोगी के विधायक प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे थे, इन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। स्वर्गीय अजीत जोगी के प्रतिनिधि भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। मरवाही उपचुनाव में जीत के लिए उतरने के लिए अपने मिशन 70 के हर दांव कांग्रेस पार्टी आजमाने की तैयारी में है। हालांकि पूर्व सीएम अजीत जोगी के निधन से खाली हुई मरवाही विधानसभा में चुनाव की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। 2018 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने स्लोगन दिया था कि अब की बार 65 पार, लेकिन बीजेपी केवल 14 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस पार्टी के खाते में 69 सीटें आई हैं। मरवाही उपचुनाव को बीजेपी कठिन तो मान रही है, लेकिन वो जीतने का दावा भी कर रही है। उधर जोगी परिवार की परंपरागत सीट मरवाही पर जीत का दावा जोगी कांग्रेस के प्रवक्ता भगवानू नायक कर रहे हैं। कहती थी कि 70 सीट इस प्रदेश में वो जीतकर एक इतिहास रचेगी। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मरवाही विधानसभा, जो कि कांग्रेस का एक परंपरागत गढ़ है, उस पर जीत दर्ज करके ये 70 का सपना कांग्रेस पार्टी का पूरा होगा। कांग्रेस का ये कहना कि मरवाही चुनाव कांग्रेस जीतेगी और अपने विधायकों की संख्या 70 करेगी, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का ये कहना उनके दम्भ को प्रदर्शित करता है कि वो 70वीं सीट जीतेंगे। निश्चित रूप से मरवाही जो चुनाव है वो एक संघर्ष का चुनाव रहेगा, लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि मरवाही चुनाव में हम बेहतर प्रदर्शन करके जीत की ओर अग्रसर होंगे। मरवाही जो है वो अजीत जोगी जी का गढ़ रहा है और मरवाही की जनता जोगी परिवार से बेहद प्रेम करती है। इससे पहले जोगी जी वहाँ जीतते रहे, उनके परिवार के सदस्य माननीय अमित जोगी जी भी चुनाव जीते हैं। फिर से एक बार वो इस चुनाव के मैदान में है और ऐतिहासिक मतों से वो चुनाव जीतेंगे। अगर वो ये सपना देख रहे हैं कि 69 के बाद हम 70 हो जाएंगे, तो ये। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवराज कैबिनेट की बैठक कल होने वाली है। कल दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी कैबिनेट की। ये बड़ी खबर इस वक्त। तो बैठक जो पहले होनी थी और वो टल गई थी, तो ऐसे में अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि भोपाल से कि कल कैबिनेट की बैठक 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया, तय किया गया। कैबिनेट की बैठक होने वाली है और सभी मंत्री अपने अपने विभागों को अब संभालने वाले हैं। और उसके बाद शिवराज कैबिनेट की बैठक कल दोपहर 3 बजे। बड़ी खबर इस वक्त। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। में शराबबंदी का राजनीति अपनी चरम पर है। शराब पर जारी राजनीति के बीच राजधानी रायपुर से शराब दुकानों में गबन के मामले सामने आ गए। शहर के 3 दुकानों में स्टॉक के मिलान पर 16, 23 और 30 लाख रुपए की गड़बड़ी सामने आई। मामले को लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने नाराजगी जताई और कहा कि इस तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। जिम्मेदार चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर इस प्रकार अगर गमन आया तो मैं कल तुरंत अधिकारी लोगों को बुलाऊंगा। जो भी अगर गमन किया उसको कड़े कार्रवाई होगा। पहले चाहे ओवर रेट का मामला में हो, चाहे कोई भी रेट में रमन सिंह के सरकार में सजा का प्रावधान नहीं था। अभी हम लोग सजा का प्रावधान बना दिया है। कैबिनेट में फैसला लिए है, उनको कड़ी से सजा होगा और उस पैसा को वसूल करेंगे। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा होते जा रहा है। रोज बढ़ते आंकड़ों के बीच लोगों के मन में अब भय का वातावरण बनने लगा है कि कैसे वे सुरक्षित बचेंगे। इन तमाम बातों के बीच पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पुन्नूलाल मोहिले ने अपने चिरपरिचित अंदाज में कविता के माध्यम से लोगों से सतर्कता और बचाव की अपील की। पूरे देश में कोरोना का भय इस कदर फैला हुआ है कि लोग घरों से निकलने से भी परहेज कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए विधायक, वरिष्ठ विधायक, बीजेपी के तमाम पदों पे रहे वरिष्ठ नेता पुन्नूलाल मोहिले हैं। छत्तीसगढ़ में मंत्री भी रह चुके हैं। दरअसल इनका अंदाज शायराना है, कविता करते हैं,
ज्वलंत मुद्दों पे, त्वरित विषयों पे कविता करते हैं। आज हम कविता के माध्यम से उनसे रूबरू होंगे। सर, कोरोना का प्रकोप है, लोगों में भय है, क्या कहना चाहेंगे आप अपने अंदाज में? पूरे देश में छाया हुआ है बीमारी कोरोना। बीमारी के बारे में ज्यादा मत रोना, चैन के साथ सोना, बीमारी से मत डरो ना, छाया हुआ है बीमारी कोरोना। लोगों के ऊपर दया करो ना, माया करो ना, प्रेम करो ना, सद्भावना में चलो ना, तब तो भगेगा कोरोना। सहयोग दो ना, लोग भूखे को खाना दो ना, बीमारी वाले लोगों को उसको सहयोग दो ना। डिस्टेंस में रहो डिस्टेंस, बढ़ेगा आपका पेशेंस। ये है कोरोना, मत डरो ना, अच्छे ढंग से चैन के साथ सोना, लगाओ मास्क, इसी में है आस, तब बीमारी हो जाएगा भाई पास। बन जाओगे, नहीं रहोगे उदास, अब सबके बन जाओगे खास। ये है कोरोना, मत डरो। अब इसके बारे में मत सोचना, अच्छे ढंग से समझना और जीवन को ठीक से चलते रहना। बहुत शानदार आपने कहा। लोगों में थोड़ी सी डर भी है, खास करके अर्थव्यवस्था को लेकर युवाओं में भी डर है कि नौकरियां जा रही है, उद्योग धंधे ठप है। अपने अंदाज में क्या कहना चाहेंगे ताकि लोगों का धैर्य भी रहे, इस बीमारी से छुटकारा भी मिले? लोग धैर्य से रहो ना, काम करो ना, कितने दिन करोगे कोरोना, अच्छे ढंग से चलो ना, तब अर्थव्यवस्था ठीक होना। व्यवस्था अच्छे ढंग से रहो, अपने अवस्था, तब भग जाएगा अर्थव्यवस्था। मतलब ये अपने इसी जाने पहचाने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं, लेकिन वास्तविक में ज्वलंत विषय पे एक शानदार प्रस्तुति। हम भी यही लोगों से उम्मीद करेंगे, अपील करेंगे कि इस बीमारी से डरना नहीं है, लड़ना है। कैमरा पर्सन रवि श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और अब बात कोरोना के कहर की, तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। आज सिर्फ रायपुर की बात करें तो यहां 80 कोरोना पीड़ित मरीज मिले हैं। इनमें से सीआरपीएफ के 32 जवान शामिल हैं, जबकि 42 लोग डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 4000 के करीब आ चुकी है। एक्टिव मरीज 800 के पार हो चुके हैं। 3000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हो गए हैं। इसके अलावा रायपुर में 10 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए और 10 कंटेनमेंट जोन डीएक्टिवेट भी कर दिए गए। और फिलहाल की अगर बात की जाए तो 90 कंटेनमेंट जोन रायपुर में बने हुए हैं। और वहीं भोपाल से बच्चियों से यौन शोषण के मामले में बच्चियों की सप्लाई करने वाली युवती को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार आरोपी ने 4 बच्चियों के साथ रेप किया था। फरार आरोपी ने एक युवती का भी रेप किया था। फ्लैट पर प्यारे मियां नाम के एक शख्स ने अपनी बर्थडे पार्टी रखी थी और बच्चियों के साथ यौन शोषण करने वालों में कई बड़े रसूखदार शामिल हैं। बेहद बड़ा ये मामला, चौंकाने वाला ये मामला भोपाल राजधानी में सामने आया। अब पुलिस इन बड़े रसूखदारों के नामों की जांच करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि बीती रात नशे की हालत में ये सभी बच्चियां पाई गई थी। पकड़ के पूछताछ किया गया और उनको उस समय नाबालिग पता चला था, तो जो चाइल्ड लाइन होता है उनको बुला के उनके सुपुर्द कर दिया गया था। तो चाइल्ड लाइन वालों ने उनसे पूछताछ करी और हमको फिर बताया कि उसमें से 4 लड़कियां नाबालिग है, 1 बालिग है। और उन्होंने कंप्लेंट किया है कि कल रात को या कल शाम की बात है, वो एक 12 नंबर के पास एक विष्णु हाइट्स अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति के साथ बर्थडे पार्टी पर मना रहे थे। प्यारे मियाँ है उस व्यक्ति का नाम, और एक और लेडी का नाम बताया है जो उनको वहाँ पर ले गए थे। वहाँ पर एक लड़की के साथ कुछ गलत काम करने की सूचना भी दी गई है और कहा है कि बाकी लड़कियों के साथ भी समय समय पर पहले इस टाइप की हरकतें हुई हैं। तो इसका संज्ञान लिया गया है, इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। विकास दुबे को लेकर लगातार अब नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। 24 घंटे लगातार पूछताछ के बाद उज्जैन पुलिस हिरासत से बाहर आया बंटी चौहान, जो करीब 3 घंटे तक विकास दुबे के साथ रहा था। विकास दुबे बंटी चौहान के ऑटो में बैठकर ही 3 घंटे तक घूमता रहा। बंटी चौहान ने खुलासा करते हुए बताया कि 3:58 पर उसने उसे ऑटो में बैठाया,
उसने महाकाल मंदिर छोड़ने की बात हुई थी। इसके लिए 50 रुपए किराया तय किया गया था, लेकिन उसने उसके पहले 3 दिन तक रुकने की बात कही थी और होटल में जाने के लिए कहा। इस बीच 2 होटल में कोशिश करने के बाद किसी भी होटल वाले ने उसे कमरा नहीं दिया, जिसके बाद विकास दुबे ऑटो में बैठकर ही पहले क्षिप्रा नदी गया, जहां पर उसने स्नान किया। उसके बाद मंदिर दर्शन के लिए वो आ गया। बाबू नाम की एक जहानाबाद से बस आई उज्जैन की तरफ, इंदौर जाने की तरफ। उज्जैन देवासगढ़ बस स्टैंड पर रुकी। बाकायदा उसमें से 4 पैसेंजर निकले, जिसमें से एक पैसेंजर मेरे नसीब में था। अब मुझे वो मालूम नहीं था कि वो विकास दुबे है। उसने मुझसे बोला हमको मंदिर जाना है। हमने उसको 50 रुपये में भाड़ा बताया, तो 5 सेकंड बाद धीरे धीरे चल के वो मेरी ऑटो में बैठी। बस वहाँ से सीधे मैंने महाकाल छोड़ा। महाकाल पर उसने चढ़ते से वहीं बोल दिया था महाकाल पर हमको रुकना भी है 3 दिन के लिए। और खबर अलीराजपुर से है, जहां पर जोबट थाना क्षेत्र में 2 युवकों की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। घटना के बारे में बताया जाता है कि दोनों युवक नशे की हालत में थे। वहां पर खड़ी एक बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। आसपास के लोगों ने दोनों को बाइक चोर समझा और उनको जमकर पीट दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।